अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुमास स्टोरीज़। होप यू ऑल गाइस आर गुड। सबसे पहले तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। खूनी इश्क। आज भी लोग इस खूनी इश्क के खेल को याद करते हैं तो दिलो दिमाग पर सख्ता तारी हो जाता है। रात के 12 बज चुके थे। ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी तो स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर जावेद था। जावेद शहर में एक कारखाने में सुपरवाइज़र था और हर महीने बाद 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव आया करता था। गांव में उसकी बूढ़ी वालदा रहती थी। जब जावेद ट्रेन से उतरा तो तेज़ ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने अरूज पर थी। इस रोज़ धुंध भी शदीद थी और धुंध की वजह से हद-ए-निगाह सिफर हो चुकी थी। जावेद ने नीचे उतरते ही अपनी जैकेट की जिप अच्छे तरीके से बंद की और मफलर से अपना मुंह और सर अच्छी तरह ढांप लिया, क्योंकि अब उसे गांव तक पैदल ही सफ़र करना था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था और प्लेटफॉर्म पर पुराने तर्ज के बल्बों की हल्की रोशनी शदीद धुंध की वजह से मज़ीद हल्की हो चुकी थी। जावेद चलते हुए अब प्लेटफॉर्म से बाहर आ चुका था। प्लेटफॉर्म से निकलते ही दाएं तरफ खेतों के दरमियान एक पगडंडी सी बनी हुई थी, जिसे लोग पैदल चलने के लिए इस्तेमाल करते थे। जावेद इस पगडंडी पर रवां दवां था। ये कोई पहली बार नहीं था कि वो इस रास्ते पर जा रहा था, बल्कि वो हर बार जब भी गांव आता इसी ट्रेन पर आता और वक्त भी तकरीबन यही होता था। मगर इस शदीद धुंध और सर्दी की वजह से उसे पैदल चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अभी उसे चलते हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने कानों में पायल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़की पाँव में पायल बांधे छन छन करती उसके पीछे आ रही हो। वो ठठक कर रुक गया। उसने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो उसे अपने पीछे सवाई धुंध के कुछ नज़र नहीं आया। उसने उसे अपना वहम समझा और दोबारा चलना शुरू कर दिया। अभी वो चंद कदम ही चल पाया होगा कि एक बार फिर पायल की आवाज़ उसके कानों से टकराई, मगर वो उसे अपना वहम समझता हुआ चलता रहा। अब पायल की आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी और पायल की आवाज़ के साथ किसी नस्वानी आवाज़ ने जावेद के ओसान ख़ता कर दिए। नस्वानी आवाज़ ने जैसे ही कहा, जावेद रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। ये आवाज़ कान में पड़ते ही जावेद की हालत अजीब सी होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, पीछे मुड़कर देखे या नहीं। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि वो आवाज़ अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि कोई लड़की पाँव में पाजेब बांधे तेजी से उसके पीछे आ रही है। उसने दिल ही दिल में कुरानी आयत का विर्द शुरू कर दिया और वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही वो रुका, पायल की आवाज़ और वो नस्वानी आवाज़ भी खामोश हो गई। उसने एक बार फिर अपना वहम जाना और आगे चलने लगा। जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, एक बार फिर नस्वानी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। सुनो जावेद, मेरी बात सुनो। अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद फराक में मलबूस एक दोशीदा उससे चंद कदम के फासले पे खड़ी थी। शदीद सर्दी में भी उसने सिर्फ एक फ्राक पहन रखा था। वो दोशीदा अब उसकी मज़ीद करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि अब जावेद को उसके सांस लेने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। जावेद ने उसकी नीली आंखों में झांकते हुए पूछा कि तुम कौन हो? जवाब में दोशीदा ने अदाई बेनियादी से जवाब दिया कि मेरा नाम अप्सरा है। जावेद अभी तक उसकी झील जैसी आंखों में डूबा बेसुध खड़ा था कि लड़की ने हाथ बढ़ाया और जावेद का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही जावेद को एक झटका लगा, जैसे वो ख्याली दुनिया से निकलकर वापस हकीकी दुनिया में आ गया। तुम कौन हो और रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जावेद ने कदरे डरे हुए लहजे में पूछा। मेरा नाम अप्सरा है और हम पखीवाज हैं। यहीं करीब हमारे डेरे हैं। मैं तुम्हें हर माह यहाँ से आते जाते देखती हूँ, मगर कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। इस बार मैंने इरादा किया था कि जब भी तुम आओगे मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी और अपने दिल की बात कहूँगी। दिल की बात? जावेद कुछ चौंका। हाँ, दिल की बात। अप्सरा ने एक बार फिर अदाई बेनियादी से जवाब दिया और एक बार फिर अपना हाथ जावेद के हाथ पर रख के हल्का सा दबाया। जावेद तो पहले ही उसके जल्बों में खो चुका था। अप्सरा की तरफ से पहल देखकर अब उसका हौसला भी बढ़ना शुरू हो गया था और डर काफूर हो चुका था। अब अप्सरा मजीद उसके करीब आ चुकी थी। जावेद उसकी सांसों की महक महसूस कर रहा था और वो महक उसे दीवाना बना रही थी। तुम क्या चाहती हो मुझसे? जावेद ने अगला सवाल किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ शहरी बाबू, ये कहकर उसने अपना मुंह बिल्कुल जावेद के पास कर दिया और अब दोनों के होंठों के दरमियान सिर्फ चंद सूद का फासला ही बचा था। जावेद के लिए खुद को काबू करना मुश्किल हो रहा था। वो तो बस अप्सरा से लिपट जाना चाहता था, जो नाम की तरह खुद भी अप्सरा थी।
इस बार फिर पहल अप्सरा की तरफ से हुई थी और अप्सरा ने अपने नर्म और गुलाबी होंठ जावेद की सख्त और सर्दी से खुश्क हुए होंठों पर रख दिए। अप्सरा के होंठ रखने की देर थी कि जावेद ने खुद को हवा में उठते हुए महसूस किया। आज जिस मिठास और चाशनी का जायका उसने चखा था, ऐसा जायका तो उसने आज तक किसी भी चीज़ में महसूस नहीं किया था। जावेद ने अपने कंधे पर लटका बैग किसी फिल्म के हीरो की तरह उतार कर एक तरफ फेंक दिया और अप्सरा के नरम नाजुक जिस्म को पूरी कुव्वत से खींच दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब हो चुके थे कि दोनों में से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। न जाने वो कितनी देर तक ऐसे ही लिपटे रहे। फिर अचानक किसी दूर गांव की मस्जिद से तहज्जुद की अजान की आवाज़ गूंजी। अजान की आवाज़ कानों में पड़ने की देर थी कि अप्सरा एक झटके से अलहदा होकर एक फासले पर खड़ी हो गई। मेरे ख्याल में मुझे अब चलना चाहिए, मेरे घर वाले जाग जाएंगे, अप्सरा ने जावेद से कहा। जावेद अभी किसी और दुनिया में था। उसने अप्सरा की तरफ देखकर सर हिलाया। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, कल रात को गांव से बाहर वाले बड़े बरगद के दरख्त के नीचे आ जाना, वहीं मिलेंगे। ये कहकर अप्सरा वापस मुड़ी और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। जावेद बड़ी देर तक वहीं खड़ा उस रास्ते की तरफ देखता रहा जहाँ से अप्सरा वापस गई। पास की झाड़ियों में दो बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ सुनकर वो वापस अपनी दुनिया में लौटा। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 3:30 बज चुके थे। उसने पास पड़ा बैग उठाया और कंधे पर डाल के तेज़ी से अपने रास्ते पे चल पड़ा। वो घर पहुंचने तक सारी रात से अप्सरा की मुलाकात से मदहोश रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस कदर खूबसूरत लड़की उस पर इस कदर फिदा कैसे है। वो अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। घर पहुंचा तो उसकी वालदा जाग चुकी थी, जो अब नमाज की तैयारी कर रही थी, और दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। आ गया मेरा पुत्र जेदा? जी अम्मी आ गया। आज इतनी देर क्यों लगा दी पुत्र? बस अम्मा, आज ट्रेन ही लेट पहुंची। अच्छा, मैंने अंदर आग जलाई है पानी गर्म करने के लिए, तू पुत्र वहाँ जाकर बैठ और आग से मैं नमाज़ पढ़कर आती हूँ, फिर तुम्हें चाय बनाकर देती हूँ। ठीक है अम्मा, जावेद ने ताबेदारी से कहा और अपना बैग एक चारपाई पर रख के जल्दी आग के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथ पैर सर्दी से ठंडे हो रहे थे। उसने बूट और जुराबें उतारी और हाथ और पाँव आग की तरफ करके सेकने लगा। उसने सामने अप्सरा से मुलाकात की पूरी फिल्म चल रही थी और वो जल्द से जल्द अगली रात का इंतज़ार करने लगा। आज उसने खुशी से नाश्ता भी नहीं किया था और जाकर चारपाई पे लेट गया। एक बार फिर वो अप्सरा के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते ना जाने कौन से वक्त उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो दिन के 12 बज चुके थे। वो रताई से निकला और हाथ मुँह धोकर अपने जिगरी दोस्त अमजद को मिलने चल पड़ा। अमजद उससे घर में ही मिल गया। वो दोनों बैठे कितनी देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान जावेद इस शशोपंज में था कि वो रात वाली बात अमजद को बताई या नहीं। उसने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि वो अभी अमजद को कुछ नहीं बताएगा। अब असर का वक्त हो चुका था। जावेद ने अमजद से इजाज़त ली और गाँव में 1-2 छोटे मोटे काम करने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर तक पहुँचते उसे शाम हो चुकी थी। उसने घर पहुँचते ही अलमारी से नया सूट निकाल कर पहना और बैग से परफ्यूम निकाल कर अच्छी तरह कपड़ों पर लगाया। ये सब देखकर उसकी वालदा को हैरत हुई तो उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, बेटा रात को नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर कहाँ जा रहे हो? अम्मा, वो एक दोस्त की आज शादी है, आज मेहंदी है, वहीं जा रहा हूँ। मगर पुत्र, हमारे गांव में तो किसी की भी शादी नहीं है। नहीं अम्मा, वो साथ वाले गांव में एक दोस्त है, कारखाने में मेरे साथ ही काम करता है। जावेद तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ बरगद के दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर बरगद के दरख्त के पास पहुँच जाए। उसे दूर से ही बरगद के नीचे एक हियोला टहलता हुआ दिखाई देगा। ये अप्सरा ही है जो उसका इंतज़ार कर रही है। वो तकरीबन भागता हुआ दरख्त के पास पहुंचा। आज अप्सरा गुलाबी रंग का फ़्राक पहने हुए थी। गुलाबी रंग के फ़्राक में वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। वो जावेद को देखते ही उसकी तरफ लपकी और उसके गले जा लगी। जावेद ने भी गर्मजोशी से उसे भींच लिया। दोनों दुनिया से बेनियाज न जाने कब तक एक दूसरे में समाये रहे। अच्छा जावेद, मैं अब चलती हूँ, अप्सरा ने जावेद से अलग होते हुए कहा। इतनी जल्दी जावेद का चेहरा उतर गया। उसने अफसरदगी से पूछा। वो अप्सरा के जाने पर खुश नहीं था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा जाने का, मगर क्या करूं, मजबूरी है। हम कल मिलेंगे। ये कहकर वो वापस मुड़ी और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। जावेद अप्सरा को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो इसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जावेद बोझल कदमों से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन उसने वापसी पर अपने काम पर जाना था। उसकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी, मगर अब इसका दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। ना खाने पीने न कोई काम करने को दिल कर रहा था। उसे तो बस रात का इंतज़ार था कि कब रात हो और अप्सरा को मिलने बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच जाए।
اسے دن صدیوں پر محیط نظر آ رہا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی، وہ رات ہونے سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا اور ماں سے اس نے وہی بہانہ بنایا کہ دوست کی شادی پر جا رہا ہے اور جلدی سے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ آج اس کا خیال تھا کہ وہ ابصرہ سے پہلے پہنچ جائے گا۔ کل بھی اللہ جانے ابصرہ کو کتنا انتظار کرنا پڑا تھا اس کا، مگر حیرت انگیز طور پر آج بھی ابصرہ اس سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ آج ابصرہ کالے رنگ کی فراق میں ملبوس تھی اور کالا رنگ اس کے گورے رنگ پر انتہائی جچ رہا تھا۔ وہ جاوید کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے گلے جا لگی اور اس کے رخسار پر اپنے نرم گلابی ہونٹ رکھ دیے۔ جاوید کو ابصرہ کا لمس مدہوش کیے جا رہا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جاوید کو اپنے گلے پر پانی کے قطرے گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً ابصرہ کو اپنے سے الگ کر کے ابصرہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک لڑی بہہ رہی تھی۔ جاوید کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوں کی لڑی وہ جھیل نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا ابصرہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے یہ فکرہ نہ جانے کتنی بار دہرایا، مگر دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی اور آنسوں کی لڑی اب برسات بن کر برس رہی تھی۔ جاوید کی پریشانی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے تقریباً چیختے ہوئے ابصرہ سے پوچھا، ہوا کیا ہے، مجھے کچھ بتاؤ گی؟ ابصرہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسوں کو چہروں سے صاف کرتے ہوئے اسے کہا کہ جاوید، میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے، مگر یہ سوچ کر چپ ہوں کہ بات بتانے کے بعد کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ نہیں ابصرہ، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں تو تمہیں پانے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوں۔ یہ بات سن کر ابصرہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔